हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ उन लेडीज़ के बारे में जिनको अपनी खुशी को महसूस ही नहीं करना आता है। कुछ भी हो जाए लेकिन कुछ ना कुछ बात उनके दिमाग में ऐसी अटक जाती है, ऐसी खटकती है उनको कि जो भी कुछ आसपास उनकी खुशियाँ हैं, जो खुशी के मौके हर दिन आते हैं, उसको नज़रअंदाज कर कर बस दुखी ही रहती हैं। ये प्रॉब्लम अभी भी बहुत सारी लेडीज़ की है और उनको अपने आप को अवेयर करना है, अपने आप को सही मायने में एम्पावर करना है। उनको अपने आप को समझना है कि इस तरीके की नकारात्मकता को मन में रखकर वो अपना सबसे बड़ा नुकसान कर रही हैं। तो आज इस वीडियो में हम यही सब समझेंगे। तो ये वीडियो एक तरीके से लेडीज़ स्पेशल वीडियो है। अगर आप मेल हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको समझने के बाद आप ज़रूर अपनी सिस्टर, अपनी मदर या कोई और भी फीमेल जो भी आपकी लाइफ में है उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो समझते हैं। मैं आपको एक केस बताती हूँ। ये एक लेडी है जिसकी शादी एक अच्छे परिवार में हुई। लड़का भी अच्छा है जिससे शादी हुई है। दोनों आपस में खुश हैं। बहुत जल्दी ही इनके घर एक बेटा भी पैदा हो गया। अच्छा बड़ा अपना खुद का घर भी खरीद लिया, गाड़ी भी है, सब कुछ है। ना कोई किचकिच कि जैसे कि कोई ननंद रोज़ आई बैठी है या किसी सास का जेठानी का कुछ करना है। सास तो है ही नहीं, जेठानी अलग रहती है, बस एक ससुर हैं, वो भी सीधे हैं, वो भी कुछ इंटरफेयर नहीं करते हैं। जो आपने उनको खाने के लिए दे दिया वो उन्होंने चुपचाप से खा लिया। किसी भी तरीके का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। लेकिन फिर भी ये खुश नहीं रह पाती है। इतना बड़ा घर होने के बाद, घर में सुख सुविधा होने के बाद, फुल टाइम मेड होने के बाद, गाड़ी होने के बाद, पति अच्छा होने के बाद, कपड़े पहनने की आज़ादी होने के बाद, सब कुछ ठीक होने के बाद इनको हाइपोथेटिकल वरीज परेशान करती रहती है। मतलब काल्पनिक चिंताएं परेशान करती रहती हैं। और वो सब काल्पनिक चिंताएं, इनका मन जो है ना, वो कुछ अतीत के जो अनुभव हुए हैं, कुछ कड़वे से, उसके हिसाब से बुनता रहता है। और इस वजह से इनको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी रहती है। हर समय फ्रस्ट्रेटेड सी, इरिटेटेड सी रहती हैं, डिप्रेस सी रहती हैं, कभी नींद नहीं आती है ढंग से, कभी थकी थकी सी रहती हैं। ये सब कुछ इनके साथ हो रहा है। अब समझते हैं थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड। जब इनकी शादी हुई तो 1 साल तक इनको अपनी जेठानी के साथ रहना पड़ा। अब जेठानी और देवरानी का रिश्ता ही ऐसा है शुरू से कि हर लड़की की कंडीशनिंग होकर आती है कि जेठानियाँ अच्छी नहीं होती हैं, नंदे खून पीती हैं, सास तो बिल्कुल ललिता पवार जैसी होती है, तंग करती है। वहीं आज सोसाइटी बदल भी रही है। सासू माँ को माँ जैसा प्यार करने वाला भी दिखाया जाता है, तो लड़कियों के मन में वो भी जाता है। लेकिन अभी भी नेगेटिव छवि ज़्यादा आपके मन को घेर लेती है। आज सिस्टर इन लॉ को सिस्टर की तरह भी दिखाया जाता है ना। तो सब कुछ है, लेकिन अभी भी नेगेटिव ज़्यादा मौजूद है। और अभी भी कुछ और जो घर के लोग होते हैं वो भी कुछ नेगेटिव कंडीशनिंग ही अनजाने में कर देते हैं। वो तो सोचते हैं कि हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने पर्सन को, लेकिन ये दिमाग ऐसा ही है ना, उसे नेगेटिविटी को बिठाकर फिर उल्टा ही उल्टा चलता है। अब सवाल ये आता है कि जब अच्छाई भी सुनी है तो नेगेटिव को ही क्यों पकड़ रहा है। देखिए, जब भी आप अच्छा पॉजिटिव कुछ देखते हैं, सुनते हैं, तो उस टाइम आपके दिमाग को कोई खतरा नहीं रहता। तो उस खतरे की जोन में वो कभी भी कुछ भी पकड़ता नहीं है। और कुछ भी नेगेटिव जो है ना, कुछ होता नहीं है तो वो ओवर थिंकिंग भी नहीं होती है। लेकिन जब भी कुछ नेगेटिव होगा, कहीं पर भी रिस्क होगा, कुछ भी अनसर्टेनिटी होगी, उसमें वो हाइपर अलर्ट हो जाता है। और फिर उसी केस में वो ओवर थिंकिंग पैदा करता है। एकदम से विजिलेंट रहता है, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों को पकड़ता है कि कहीं से भी अगर ज़रा सा भी कुछ भी नेगेटिव पॉइंट लगा तो फ़ौरन अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो नेगेटिविटी को वो होल्ड करके रखता है। इसलिए हमारा मन नेगेटिव बहुत ज़्यादा पकड़ता है, क्योंकि वो हमेशा हमें बचाना चाहता है। तो अब इन्होंने भी दोनों ही तरीके के रूप सुन रखे थे, लेकिन ज़्यादातर जो था वो नेगेटिव रेफरेंसेस पड़े हुए थे। तो जब शादी के 1 साल बाद इनकी जेठानी के साथ इन्हें रहना पड़ा, तो सबकी अपनी अपनी नेचर होती है। तो छोटे मोटे मुद्दे घर में हो जाते थे, कभी छोटी मोटी लड़ाइयाँ हो जाती थी, और वो सब है। लेकिन इनकी भी अपनी आदत क्या थी कि हर चीज़ अपने हिसाब से करना, एक परफेक्शन के साथ, एक पूरा सिस्टम के साथ। तो इनका और जेठानी का मैच नहीं हो पाता था, क्योंकि जेठानी जो थी थोड़ी ज़्यादा बेफिक्री सी थी, कोई इनकी तरह रूल्स रेगुलेशन सिस्टम फॉलो नहीं कर
पाना, मतलब हर इंसान की पर्सनालिटी कुछ कुछ अलग होती है, तो इनका उनसे आए दिन कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था। अब जेठानी के जो बच्चे भी थे, 2 बच्चे थे, इनके पास अभी कोई बच्चा नहीं था, तो ये उसको भी खिलाती थी, कुछ भी कराती थी तो अलग तरीके से ट्रीट करती थी। कभी बच्चों की बात को लेकर, कभी किसी बात को लेकर, कुछ ना कुछ मतलब ऐसे लड़ाई झगड़े, मनमुटाव हो गया। तो वो चीज़ें इनके मन में ऐसे बैठ गई कि ये जो औरत है ये मेरी खुशी नहीं देखना चाहती है। और उसी दौरान में इनको प्रेगनेंसी भी हो गई, और इनको उस प्रेगनेंसी में भी बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेस रहने लगा कि अरे मैं इस घर में पड़ी हूँ, मेरा दम घुटता है, ये है वो है, ऐसे करके। अब लेकिन हुआ क्या कि सारे प्रेगनेंसी के दौरान भी इतना ही स्ट्रेस रहा और ये सब चीज़ें रही जैसे तैसे, और थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ों के बीच में कैसे कैसे इनका डिलीवरी हो गया। तो डिलीवरी के बाद भी क्योंकि इनकी सास नहीं थी, तो जिस तरीके से केयर इनकी की गई उसमें भी अब इनको कमी दिखने लगी, क्योंकि इनका नेगेटिव माइंडसेट बन गया था कि जेठानी मेरी केयर नहीं करती है तो वो ढंग से मेरी इस हालत में भी कैसे केयर करेगी। तो वो तो एक नेगेटिव माइंडसेट से ही देखती थी हर चीज़ को। और इस तरीके से करते करते कुछ और महीने बीत गए, और फिर फाइनली कुछ महीने बाद ही, बेबी के बर्थ के बाद ही, ये अपने अलग घर में चली गई जो कि इनके हस्बैंड ने ख़रीद लिया था। लेकिन वहाँ आकर भी ये खुश नहीं रह पाती थी, क्योंकि इनके मन में किस तरीके की कल्पनाएं चलती रहती थी कि जेठानी के बच्चे यहाँ ना आ जाएं, क्योंकि इनके ससुर थे कि कहीं वो ऐसा ना हो कि वो ले जाए वहाँ पर और वहाँ से बच्चा वो आ जाए, तो फिर वो बच्चा जब आएगा यहाँ पर, अगर खेला, कुछ तोड़ दिया, उसको कुछ लग गया, कुछ है, हमारे ऊपर ब्लेम लग जाएगा, ये लो। मतलब एक चिढ़ सी बैठ गई थी कि कोई भी जो भी उधर का है, जो उनके ससुराल पक्ष का इंसान है, वो इधर ना आए, या जो ससुर जी हैं वो उधर ना जाए, या उनको ना पूछें, उनको कुछ ना दें। इस तरीके से करते करते कुछ ना इस तरीके से एक चिढ़ सी, इरिटेशन सी बैठ गई थी। और इसी सब विचारों में रहकर, जबकि वास्तव में कोई किसी तरीके की परेशानी नहीं थी, लेकिन बस वो सोच सोच के ऐसा ना हो जाए और वैसा ना हो जाए, ये सब सोच सोच के इनको अंदर अंदर वो प्रॉब्लम रहने लगी। और जब इनको अंदर अंदर वो सब प्रॉब्लम रहने लगी, ओवर थिंकिंग डेवलप होने लगी, तो बहुत ज़्यादा सोचती थी, बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, और इस तरीके से ये सब परेशान रहना और चिढ़ना अंदर अंदर, इस सब से हेल्थ तो डाउन होती है, इंसान किलसा सा रहता है। फिर छोटी छोटी बातें भी बहुत बड़ी बड़ी सी लगने लग जाती हैं। आप रिश्तों में कितना भी दूर कर लो, कितना भी आप अलग चले जाओ, लेकिन अगर आप मन में वही चीज़ें सोच रहे हो, बार बार बैठा रखी हैं, तो आप खुश रह ही नहीं पाओगे। तो घर में इतनी सुख सुविधाएं होने के बाद, इतना ऐशो आराम होने के बाद, सारी आज़ादी होने के बाद भी ये खुश नहीं रह पाती थी। इनके मन में वही सब चीज़ें चलती रहती थी कि यहाँ का उधर बात हो गई है, ये बात ऐसे ना हो जाए, ये बात वैसे ना हो जाए। मतलब मन अपने आप ही कल्पनाएं बुन रहा है, और उन कल्पनाओं की वजह से ये सफरिंग हो रही है। मतलब ये एक ऐसा है कि जैसे आप खुशी है लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसे चुन नहीं रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि केवल घर में सुख सुविधाएं हो तो वो खुशी है। अब पति भी अच्छा है, वो भी सुन रहा है, घुमा फिरा भी रहा है, बॉन्डिंग अच्छी शेयर कर रहे हैं, सब कुछ है। मतलब एक औरत के पास जो खुश होने के जितने भी कारण हो सकते हैं, वो लगभग सभी कारण के पास थे, और अपनी मर्ज़ी से ये हाउसवाइफ थी, और सब कुछ वैसा जैसे मन मुताबिक होता है वैसे भी हो रहा था, लेकिन फिर भी खुश नहीं थी। एक परेशानी सी, किलसा एटीट्यूड, ये सब चीज़ें रहता था। अब समझने वाली बात यह है इस केस से कि ऐसा क्यों हुआ इनके साथ, क्योंकि इन्होंने नेगेटिविटी पर फोकस किया। कुछ एक्सपीरियंसेस जो लाइफ में हमें इस तरीके के हो जाते हैं, जहाँ पर हमारा कोई भी किसी से कॉन्फ्लिक्ट होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, वहाँ पर क्या होता है, हम अपना पार्ट नहीं देखते हैं, हम सिर्फ सारी गलती दूसरे की देखते हैं कि दूसरे की गलती है। दूसरा अगर हमारे जैसा नहीं है तो वहाँ पर हम उसे गलत मान लेते हैं, जबकि हमें समझना होता है कि लोग गलत नहीं होते हैं, लोग बस हमसे अलग होते हैं। सबकी अपनी अपनी आदतें होती हैं ना, सबके जो तौर तरीके होते हैं वो बिल्कुल ही अलग होते हैं, सोच बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि सबकी परवरिश, सबका वातावरण बिल्कुल अलग होता है। तो वहाँ पर इन्होंने क्या किया, दूसरे लोगों को गलत मान लिया अलग मानने के बजाय। अब क्योंकि गलत मान लिया तो वहाँ पर रॉन्ग बिलीफ आपने अगर सेट कर लिए हैं, तो आपके बिलीफ आपको कंट्रोल करते हैं और आपके थॉट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। और वहाँ पर सिर्फ कल्पनाओं में जब चिंता आपकी चलती रहती है और आप उसको बढ़ावा देते हैं, तो वहाँ पर आपके लिए ये एक क्या है, लर्नड हेल्पलेसनेस हो जाती है। यहाँ पर आपकी एक कॉन्शियस चॉइस हो जाती है टू बी अनहैप्पी। ना खुश रहना भी एक चुनाव हो जाता है।
अगर कोई भी इंसान पॉजिटिव नज़रिए से, जो उसकी लाइफ की ब्लेसिंग्स उसके पास हैं, उस पर फोकस करे, उनके लिए ग्रेटफुल हो और ये डिसाइड करे कि जो हर समय की कोई सफरिंग थी भी अगर, वो अब ख़त्म हो गई है। और बहुत रेयर कभी कभार कोई इंसान अगर ऐसा आपको दिखता है, आपके घर आता है या आपको कहीं किसी सोशल गैदरिंग में सबको साथ में जाना पड़ता है या कहीं, ये ऐसे मोमेंट्स हैं जो कि रेयर होते हैं। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ कभी कभी आती हैं। आप बड़ा दिल रखकर अगर उन मोमेंट्स में अपना बेस्ट दो तो चीज़ें संभल जाती हैं और आपके पास जो है उसमें आप खुश रहो और अपनी हैप्पीनेस को और कैसे बढ़ा सकते हो उसके बारे में सोचो। लेकिन जब हमारा नज़रिया ही गलत हो जाता है ना, कहते हैं ना हमारा नज़र और नज़रिया दोनों ही गलत हो गई हैं। अब एक वो वैसे कहावत भी कि नज़र का इलाज तो हो सकता है, नज़रिए का नहीं हो सकता। ये वो वाली नज़र की बात नहीं कर रही हूँ मैं जो देखने वाली होती है। इसका मतलब है कि हमारी नज़र ना क्या है कि हम देखते क्या है, नेगेटिव ही देखते हैं हमारा, क्योंकि एटीट्यूड इस तरीके से बन गया है। तो अब हमारा एटीट्यूड ऐसे बन गया है कि हमें जहाँ पर भी नज़र आता है कुछ भी कमी नज़र आती है, क्योंकि हमने कंडीशनिंग अपनी ऐसे कर ली है। और यहाँ पर हम जो चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इससे सबसे ज़्यादा हम सताए जा रहे हैं। दूसरा इंसान तो अपने घर में मस्त है, वो आपसे कम में भी खुश है, लेकिन आप उससे कई गुना ज़्यादा होने पर भी खुश नहीं है। क्योंकि ये जो लेडी थी वो अपनी जेठानी के मुकाबले काफ़ी अच्छी पोजीशन में अब आ गई थी, लेकिन फिर भी खुश नहीं थी और उनकी जेठानी फिर भी इनसे ज़्यादा खुश रहती थी, क्योंकि उसकी चॉइस थी खुश रहना और इनकी चॉइस थी हर चीज़ जब परफेक्ट हो, मेरे हिसाब से अकॉर्डिंगली सब कुछ चीज़ें हों तभी मैं खुश रहूँ। तो देखो ऐसा तो कभी होगा नहीं ना कि आप सड़क पर निकले, आप सोचें कि पूरी रोड क्लियर हो, एक भी ट्रैफिक कुछ ना हो, एक भी कोई व्हीकल रोड पर ना हो तब मैं निकलूँ। ऐसे तो आप कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। तो आप सोचो कि लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स ही ख़त्म हो जाए, हर चीज़ मेरे हिसाब से हो, हर पर्सन मेरे हिसाब से उठे बैठे बोले, मतलब ये इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता। तो यानी कि आपने चुनाव कर लिया कि बस मुझे ना खुशी रहना है। आपका सारा का सारा फोकस बस कमियां निकालने पर है या अतीत को याद करने पर है या फिर भविष्य में ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, हमें ये करना पड़ेगा, हमें वो देना पड़ेगा, हमें ये, मतलब कुछ भी इस तरीके से सोच के। तो इसको कहते हैं हमने कॉन्शियसली चूज़ कर लिया अपने ओवर थिंकिंग जोन में रहना, एज्यूम करना और इग्नोर करना अपनी लाइफ की ब्लेसिंग्स को। जब तक आप अपना फोकस चेंज नहीं करेंगे, जब तक आपका एटीट्यूड आप चेंज नहीं करेंगे, जब तक आप छोटी छोटी सी खुशियों को काउंट कर कर उनके लिए ग्रेटफुल नहीं होंगे, जब तक आप अपने आप को पॉजिटिवली कहीं एंगेज नहीं करेंगे, जब तक आप रिश्तों की वैल्यू नहीं समझेंगे, जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि खुशी एक चुनाव है, जब तक आप अपने जीवन को अनमोल नहीं मानेंगे, जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि आपके हर एक भाव का जो नकारात्मक भाव होता है उसका शरीर पर कितना प्रतिकूल नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ये अनमोल शरीर जो ईश्वर ने हमें धरोहर के तौर पर दिया है, इसको नष्ट हम कर रहे हैं सिर्फ नेगेटिव सोचकर और अपनी कल्पनाओं में फंसे रहकर। हमें ये समझना है कि हमें ये सब चीज़ छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि जितना भी आपको सुख सुविधाएं मिल रही हैं, आराम मिल रहा है, बना बनाया खाना मिल रहा है, अच्छे से अच्छा खाना मिल रहा है, लेकिन भाव उसमें गलत डाल रहे हैं, तो वो अच्छा खाना भी आपके अंदर अच्छी प्रतिक्रिया नहीं देगा, वो आपको ख़राब कर देगा। आपको कितनी भी आज़ादी मिल रही है घूमने फिरने की, आपके घर में कितनी भी सुख सुविधाएं, सब बेकार हो जाएंगी, क्योंकि आपका मन उन सुख सुविधाओं को देखकर रस ही नहीं ले रहा है, वो तो बस कुछ कल्पनाओं में खोया हुआ है। आप कभी ईश्वर का ना भजन कर रहे हैं ना धन्यवाद कर रहे हैं, तो आपको कैसे एहसास होगा अपने अंदर के जो सुखद अनुभूतियाँ हैं उनको महसूस करने के लिए आपकी नज़र भी तो होनी चाहिए ना, उस पर ध्यान भी तो होना चाहिए। आप हर चीज़ को उल्टे तरीके से भी सोच सकते हैं और सही तरीके से भी सोच सकते हैं। जैसे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं तो आप ये भी सोच सकते हैं बड़ी जिम्मेदारी है ना, इन लोगों का करो, ये करो, घर में पड़े रहते हैं। आप ये ऐसा भी सोच सकते हैं, आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम अपने बुज़ुर्गों के, अपने माता पिता के या सास ससुर जो भी आपके घर में हैं कि उनके सानिध्य में यहाँ पर रहते हैं। हमारा घर हमेशा खुला रहता है ना, उसमें आशीर्वाद, क्योंकि बड़े लोग क्या है ना, आपको हमेशा तरक्की का आशीर्वाद ही देते हैं, उनसे घर में रौनक होती है, एक सिक्योरिटी होती है कि हाँ घर के बड़े लोग अभी बैठे हुए हैं, तो हमको अपने छोटे होने का एहसास भी होता है, एक बच्चेपन का एहसास होता है।
एक बड़ी ही खूबसूरत सी बात मुझे याद आ रही है। मेरे हस्बैंड ने एक बार कहा था, हमारे घर एक अंकल आए थे। तो उस दिन संडे था, तो मैं अपने हस्बैंड के साथ बैठी हुई थी, तो अंकल आंटी से बात हो रही थी। तो वहाँ पर तो उन्होंने पूछा कि बेटा आपके मम्मी पापा भी आपके साथ रहते हैं? सो उन्होंने बोला नहीं। और मैं अपना हस्बैंड का 1 मिनट के लिए ऐसे चेहरा देखने लगी कि ये क्या कह रहे हैं। उन्होंने बहुत ही शांत स्वभाव से मुस्कुराते हुए बोला, हम अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं। बात कितनी सुंदर थी, हमेशा के लिए दिल में बैठ गई, है ना। ये बात कि हाँ मम्मी पापा हमारे साथ रहते हैं, अहम अकड़ हम मम्मी पापा के साथ रहते हैं, ये है प्यार सम्मान। बहुत ही सुंदर बात, और उस सुंदर बात को मैंने हमेशा के लिए अपने दिल में सजा कर रख लिया। कितनी खूबसूरत बात है ये। दोनों बात मतलब यही है ना कि हाँ हम लोग चारों लोग साथ रहते हैं, हमारी बेटी भी साथ रहती है, लेकिन बात का पूरा अर्थ ही बदल गया ना। उसमें बात में कितना प्यार और सम्मान आ गया कि हम माता पिता के साथ रहते हैं। उन्होंने कहा कि अंकल अभी हम इतने बड़े नहीं हुए, हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम माँ बाप को रख सकें, हम तो माँ बाप के साथ ही रहते हैं। तो वो अंकल आंटी भी इतना खुश हुए, इतने आशीर्वाद उन्होंने दिए कि वाह बच्चे हों तो ऐसे हों। तो समझिए ये सब ना हमारी सोच का ही खेल होता है। तो जब हम इतना अच्छी तरीके से सोचते हैं तो हमें घर के बड़े लोग सुहाते हैं, वो हमें ब्लेसिंग्स लगते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ईश्वर ही हमारे साथ रह रहे हों। लेकिन जब हम नेगेटिव हो जाते हैं और ये सब चीज़ ऐसे सोचने लगते हैं तो घर के बड़े ही हमें ऐसा लगते हैं कि हर समय कोई हम पे है नज़र रखने वाला, टोका टाकी करने वाला। मैं कह रही हूँ अगर घर में कोई ऐसा बड़ा है भी जो थोड़ा सा कुछ बात को बीच में टोक देता है या फिर किसी भी बात पर नज़र रखता है, आप सोचिए फिर भी आप भाग्यशाली हैं। क्योंकि किसको पड़ी है आज के ज़माने में, कौन किसको टोका टाकी कर रहा है। कोई अपना है तभी तो आपको कुछ कह रहा है, कुछ हक से कह रहा है या कुछ अपने अनुभवों से कह रहा है। आपको अगर सही लगती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर बात बड़े भी सही हों, लेकिन अगर आपको लगता है सही है, आपको उसमें प्यार झलके, तो आप उस बात को मान लीजिए, जितना सही लगे उतना मान लीजिए, और बाकी को बिना उनका अपमान करे थोड़ा तरकीब से आप मानने की बजाय कुछ और थोड़ा सा उससे मिलता जुलता या कुछ अलग आप मान लीजिए जो आपके लिए सही हो। लेकिन ये सब है हमारी होशियारी, हमारी समझ कि हम अपने रिश्तों को कैसे बना के रखें, ना कि ये है कि किसी भी कल्पनाओं की वजह से हम अपने पति से झगड़ा करने लगे। अब इनका यही होता था कि आए दिन इनके अपने पति से भी किसी ना किसी बात पे कहा सुनी लड़ाई झगड़े होने लग जाते थे। अब वो उससे मन दुखी होता है कि इस तरीके से मन में बहुत ज़्यादा दुख पैदा होता है, क्योंकि जब आप पति से लड़ लेते हो उन सब वजह से, तो पति को भी ऐसा लगता है कि यार इतना सब कुछ मैं इनके लिए कर रहा हूँ, दिन रात गला रहा हूँ, इतना प्यार, इतनी आज़ादी, सब सुविधाएं दे रखी हैं, ज़रा सी बातों पे दिक्कत देखते ही उसका समाधान कर देता हूँ, फिर भी मेरा क्या कसूर है, थका रहता हूँ, मेरी जान को एक कलेश से गा रहता है। तो यहाँ पर इनके रिश्ते पति से भी खराब हो रहे थे। तो ये केस हमें क्या सिखाता है कि भाई जो भी हमारी खुशी है ना, उसका संबंध हमारी सुख सुविधाओं से ज़्यादा हमारी सोच से है। एक इंसान सोचता कैसे है, एक इंसान अपने जीवन को किस तरीके से देखता है और किस तरीके से अपने अंदर वो अपने विचारों के ज़रिए भाव पैदा करता है। किसी भी परिस्थिति को आप किस तरीके से समझते हैं, अपने मन को ज़रूरत पड़ने पर कैसे समझाते हैं, या किस तरीके से आप अपने घर के बड़े लोगों को, रिश्तों को हैंडल करने की समझ रखते हैं। देखिए एक आध बार आपका किसी से कुछ ख़राब अनुभव हो गया, ऐसा नहीं है कि वो अनुभव ऐसे हमेशा होते रहेंगे, यानी कि फिर तो परिवर्तन संसार का नियम है, ये बात तो झूठी पड़ जाएगी। लोग भी बदलते हैं, परिस्थितियाँ भी बदलती हैं, सब कुछ बदलता है, और इस बदलाव के नियम में हम सब आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें समझना है कि अगर कोई भी बात इस तरीके की घर परिवार में जो छोटी बड़ी हो जाती है, उन्हें भुलाकर आगे बढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर आप सपोज़ कीजिए किसी से मतलब भी नहीं रखना चाहते, तो खुद दुखी क्यों हो, कौन सा रोज़ रोज़ की कोई सरदर्दी है आपके ऊपर। तो आप अपने लिए खुशी चुनो। जब आप ये समझ लोगे कि ये जीवन मेरा है, इसे बेहतर बनाने की और खुश रहने की जिम्मेदारी मेरी है, तो आपको खुश रहने का सलीका भी आ जाएगा। आप अपने आप को ये बोला करो कि मैं हमेशा लोगों के पॉजिटिव साइड देखती हूँ, मैं जीवन में जो भी कुछ अच्छा है मेरा ध्यान उस तरफ है। अगर सपोज़ कीजिए घर में कोई जेठानी, ननंद, सास खराब भी है, और सपोज़ कीजिए आपका पति अच्छा है, तो ग्रेटफुल होइए
कि मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिस इंसान के सहारे मैं इस घर में आई हूँ वो तो अच्छा है। अगर ये भी कुछ ख़राब होता है इंसान तो ही मैं क्या कर लेती। तो आप ना कुछ भी बुरे से बुरे में भी कुछ अच्छा ढूंढ के ग्रेटफुल होते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार क्या है कि एक बार एक महात्मा जी और उनके एक शिष्य जंगल को पार कर कर अपनी कुटी में जा रहे थे। शाम का समय था। रास्ते में ही आंधी तूफान उनको मिला और आंधी तूफान भी बहुत तेज़ था, लेकिन वो अपने मार्ग पर चलते रहे। जब अपनी कुटी के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनकी जो कुटी थी उसका छप्पर आधा उड़ चुका था और अंदर कुटी में बहुत ज़्यादा धूल, मिट्टी, गंदगी प्रवेश कर चुकी थी। ये देखकर जो शिष्य था वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गया, बौखला गया और बोलने लगा, क्या फ़ायदा, हम पूरा दिन भगवान की इतनी आराधना करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, और भगवान ने इतनी तेज़ आंधी चला दी और हमारा तो छत ही उड़ा दिया है। इससे तो वो लोग अच्छे हैं जो गलत काम भी करते हैं लेकिन अपने अपने अच्छे घरों में वो सो रहे हैं, पक्के मकान हैं। इस तरीके से वो जीतने लगा। लेकिन वो जो महात्मा जी थे वो बहुत ही शांत स्वभाव से अंदर गए और अंदर जाकर सफाई करने लगे। जब कुछ देर बाहर खड़े हो गई शिष्य की तो वो भी अंदर को गया और देखा महात्मा जी बहुत ही मुस्कुराते हुए शांत स्वभाव से सफाई कर रहे हैं और अपनी चटाई बिछा रहे हैं कि सोने के लिए तैयार हैं। और वो मुस्कुराकर शांति से आराम से गहरी नींद में सो गए। लेकिन वो जो शिष्य था वो शिकायतों से भरा हुआ था और वो शिकायतों से भरा हुआ था, इस वजह से उसको रात को नींद नहीं आई। वो पूरी रात बेचैन रहा और जब सुबह 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में गुरु जी की आँख खुली उन्होंने देखा कि जो छत उड़ी हुई थी उससे चंद्रमा बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा था और उन्होंने ईश्वर का धन्यवाद दिया कि हे ईश्वर, इतना सुंदर दृश्य दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने तो कभी देखा नहीं था, सोचा ही नहीं था कि हमारी इस कुटी से भी इतना मनोहर दृश्य हमें देखने को मिल सकता है। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो इस बात के लिए भी ग्रेटफुल थे कि हमारी पूरी कुटी भी उड़ सकती थी, लेकिन आंधी तूफान जल्दी ही रुक गया। ईश्वर ने बचा लिया कि हमारी पूरी कुटी को उड़ने से बचा लिया और हमारे पास अभी जो भी बचा है कम से कम हम रात को सुकून से सो पाए और इतना सुंदर दृश्य देखने के लिए मिला। मतलब वो हर चीज़ के लिए ऐसी मुश्किल परिस्थिति में भी, जहाँ उनकी कुटी की छत भी उड़ गई थी, है ना, सब गंद फैल गया था, लेकिन वो तब भी ग्रेटफुल थे, मुस्कुरा रहे थे। और ये सब कुछ वो बेचैन जो रात भर सो नहीं पाया था शिष्य, वो सब कुछ देख रहा था, वो समझने की कोशिश कर रहा था और मन ही मन उसको भी एहसास होता चला गया था कि वो कितना गलत सोच रहा था। ऐसी मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी शांत रहा जा सकता है और ईश्वर का धन्यवाद दिया जा सकता है। तो उसने भी फिर गुरु से सीख लेकर यही धन्यवाद दिया कि ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आंधी तूफान हमारी पूरी कुटी भी उड़ा सकता था, लेकिन वो बची और आपकी कृपा से हम फिर से ये छत को दोबारा से बना लेंगे। इस कहानी से हमें क्या सीखने के लिए मिलता है कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में रोना झेलना बहुत आसान होता है, लेकिन जो हमारे पास अच्छा बचा हुआ है उसके लिए धन्यवाद देकर मन को शांत कर कर फिर आगे उस चीज़ को कैसे ठीक करना है, उसका रास्ता अपनाना, उसके लिए प्रयास करना, ये जीवन को जीने का सही तरीका होता है। ये कला हम सबको सीखनी चाहिए। तो इस केस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनका फोकस ही नेगेटिविटी पर था, कुछ पास्ट की चीज़ों पे था, ये सब इसीलिए ये कॉन्टीन्यूसली सफ़र कर रही थी। जब इनको समझाया गया इस तरीके से और इन्होंने समझा, अपना नज़रिया बदला और अपनी लाइफ की ब्लेसिंग्स को काउंट करना स्टार्ट किया, पास्ट को अपने मन से रिलीज़ किया और अपने आप को पॉजिटिविटी में एंगेज किया, तो इनका जो एंग्जाइटी, डिप्रेशन था वो सब ख़त्म हो गया। ये सिर्फ इनकी प्रॉब्लम नहीं है, ये एक तरीके से घर घर की कहानी है कि मेरी जेठानी ने कह दिया, मेरी ननद ने कह दिया, मेरी सास ऐसी है, ये ऐसे है, वैसे। कभी कोई पति के पीछे है, कभी किसी के पीछे। आप समझिए, अगर वास्तविकता में कोई बहुत बुरा है और आपको सता रहा है तो आपको ज़रूर उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है। लेकिन इस छोटी मोटी बातों से परेशान होकर या अपने कुछ प्री नोशंस की वजह से इस तरीके से एक नज़रिया बनाकर बैठ जाना और सब कुछ गलत गलत देखना, ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। अगर आप ऐसा कर रही हैं तो इसे करने से आप बचिए, छोड़ दीजिए इसे और अपनी खुशी का चुनाव कीजिए, क्योंकि आप खुशी के हकदार हैं और आप खुशी को जन्म दे सकती हैं। इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को खुश रहना आए। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखिएगा।